Hello everyone, I am Dr. Gunjan and welcome back to my channel Planet Homeopathy. In our organic series of Stuart Claus philosophy, today we are going to start the lecture 5, that is the unity of medicine. So, let's start the topic. इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग करते हैं मेडिसिन एज अ यूनिफाइड सिस्टम से। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि मेडिसिन में ऑलमोस्ट 57 वैरायटीज ऑफ स्पेशलिस्ट प्रेजेंट हैं। ऑलमोस्ट हर ऑर्गन के लिए एक डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, बट ये सही तरीका नहीं है। हमें मेडिसिन को हमेशा एक सिंगल और यूनिफाइड सिस्टम की तरह लेना चाहिए, मतलब एज अ होल हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फ्रांसिस मेरियन पोटेंगर, उन्होंने ये कहा है कि बेस्ट डॉक्टर वही होता है जो एज अ होल पेशेंट की सारी सफरिंग्स को ठीक करे, ना कि किसी एक पार्ट पर लिमिटेड होता है या सिर्फ उसके उस सिस्टम पर ही वो वर्क करे। हमारे पास आज के टाइम पर बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। बट एक ट्रू डॉक्टर का काम यही होता है कि वो सिर्फ पेशेंट की एक पर्टिकुलर पार्ट को नहीं ठीक करे, बल्कि उसकी हेल्थ को रीस्टोर करे, उसे ओवरऑल तरीके से वो उसे क्योर दिला सके। इस चैप्टर में आगे बताया गया है प्रॉब्लम फेस्ड ड्यू टू द ओवर स्पेशलाइजेशन इन द मेडिकल फील्ड। जैसे हर इवोल्यूशन में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उसी तरह मेडिकल फील्ड में आज बहुत सारी एडवांसमेंट होती जा रही है। टेक्नोलॉजीज का एडवांसमेंट हो रहा है, स्पेशलाइजेशन का एडवांसमेंट हो रहा है। बट जैसे जैसे ये एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे यहाँ पर ओवर स्पेशलाइजेशन होता जा रहा है, उसके कारण जो डॉक्टर्स है वो सिर्फ एक ऑर्गन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सिर्फ एक सिस्टम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रेदर देन कि वो एक पूरे पेशेंट को एज अ होल वो ठीक करें। तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहला चैलेंज देखने के लिए मिलता है ड्यू टू ओवर स्पेशलाइजेशन, वो ये है कि यहाँ पर लॉस ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि पेशेंट को एज अ होल ठीक करे, वो बहुत कम होते जा रहे हैं। और सभी लोग स्पेशलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई सिर्फ हार्ट को पकड़ लिया है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट बन गए हैं, जो नर्वस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट बन गए हैं, जो केवल स्किन के सिम्टम्स को देखते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट बन गए। बट कोई भी फिजिशियन पेशेंट को एज अ होल ठीक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें जनरल प्रैक्टिशनर की कमी होती जा रही है। पहले के टाइम पे भी जनरल फिजिशियंस ही होते थे जो ठीक करते थे, और वो सारी कंडीशंस को डायग्नोज भी कर लेते थे। बट आज के टाइम पर सभी लोग, पेशेंट भी एक स्पेशलाइजेशन के पास जाना प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट और डॉक्टर भी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड बन चुके हैं, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन और पर्टिकुलर सिस्टम पर ही वर्क करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन चुका है आज के टाइम पे। अब इस इतने ज्यादा मल्टी स्पेशलाइजेशन के कारण हो क्या रहा है, एक्चुअली में जो कोई भी डॉक्टर है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ठीक कर देता है, उसे छोड़ देता है, वो दूसरे सिस्टम पर ध्यान नहीं देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट हार्ट का कंप्लेंट लेकर आ रहा है और वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया है क्योंकि उसे चेस्ट में पेन हो रहा था और काफी उसे चेस्ट हार्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स आ रही थी, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया। कार्डियोलॉजिस्ट सिर्फ उसके हार्ट पर फोकस करेगा, उसकी बॉडी में जो दूसरे सिम्टम्स हैं, जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, दूसरे सिस्टम्स में जो रीअरेंजमेंट हो रही है, वो उनको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देगा। अब फॉर एन एग्जाम्पल, किसी पेशेंट को, सेम पेशेंट को, जैसे हार्ट की कंप्लेन है, उसे काफी लंबे समय से जीआई डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया कुछ भी हो सकता है। बट उस कार्डियोलॉजिस्ट को इससे कोई मतलब नहीं है कि उसे कॉन्स्टिपेशन क्यों बना है, उसे डायरिया क्यों हो रहा है। वो सिर्फ अपने हार्ट के सिम्टम्स को ठीक करेगा और वो इसे गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट के पास में रेफर करते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉबैक ये आता है कि स्पेशलाइजेशन के कारण पेशेंट का ट्रीटमेंट टुकड़ों में हो रहा है, बट वो उसकी कंप्लीट पिक्चर नहीं बना पा रहे, जिसके कारण वो लोग कॉज को नहीं ढूंढ पाते हैं। अब जब कॉज रिमूव नहीं होगा तो सिम्टम्स रीअपियर होते जाएंगे और पेशेंट क्योर नहीं होगा, जस्ट टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा उसे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि होलिस्टिक केयर जैसे जैसे कम होते जा रहा है, पेशेंट्स जो है वो दूसरी थेरेपीज की तरफ, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, जैसे स्पिरिचुअल हीलिंग, नेचुरोपैथी, क्रायोपैथी। अब इन सब के कारण क्या हो रहा है, कई जगहों पर वो कॉज को ध्यान नहीं दे रहे, वो सोच रहे हैं हमारी बॉडी खुद से ठीक हो जाएगी, हम केवल मेडिटेशन करें, हम सिर्फ पर्टिकुलरली कोई स्पिरिचुअल टेक्निक्स को यूज कर ले और हमारी बॉडी ठीक हो जाएगी। क्योंकि एक समय के बाद पेशेंट भी थक जाता है, वो अलग अलग जगह पर जा रहा है, मल्टीपल जगह जाकर वो अपने मल्टीपल ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट कर रहा है, उसे कहीं पे भी एक जगह पूरी फुल बॉडी का उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है।
उसके हार्ट में कंप्लेंट, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने उसको रेफर कर दिया गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास में। अब वहां से तो उसकी हड्डियों में तकलीफ हो रही, उन्होंने उसको ऑर्थो के पास रेफर कर दिया। तो वो 10 जगह भटक रहा है। इसके कारण भी पेशेंट थक जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है। इसमें हमें एक और ड्रॉबैक ये भी देखने के लिए मिला है कि ओवर रिलायंस ऑफ सर्जरी एंड वैक्सीन। आज की जो मॉडर्न प्रैक्टिस हो गई है वो सर्जरी और वैक्सीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। उनके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई पार्ट है जिसमें डिजीज हो चुकी है, उसे सर्जरी करो, रिमूव कर दो और बात खत्म। या वो वैक्सीन को ज्यादा प्रमोट करते हैं कि आप वैक्सीन लगवा लो जिसके कारण आपके अंदर डिजीज प्रिवेंट हो जाएगी और आपको डिजीज ही नहीं होगी। उनका कंसेप्ट सर्जरी और वैक्सीन के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। बट वो यहाँ पर भी अभी रूट कॉज को नहीं समझ पा रहे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई रीनल स्टोन का पेशेंट है, उसने स्टोन की सर्जरी करा ली। अब डॉक्टर ने केवल स्टोन को देखा, पैथोलॉजी को देखा और उसे रिमूव कर दिया। स्टोन बना, स्टोन को उन्होंने रिमूव कर दिया बाय सर्जरी। बट जो उसका कॉज था उन्होंने अभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया कि स्टोन बन क्यों रहा है। स्टोन बनने की हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है, अगर किसी की लिटिक एसिड डायबिटीज है या उसकी डाइट में ऐसी चीजें वो खा रहा है जिसके कारण स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वो इन सारी चीजों को रिमूव नहीं करेंगे तो स्टोन तो फिर से बन जाएगा और फिर से वो कहेंगे क्या पाइए और सर्जरी कराइए। तो यहाँ पर वो रूट कॉज को रिमूव नहीं कर रहे, और क्योंकि वो रूट कॉज को रिमूव नहीं कर रहे हैं तो बस उनको टेम्पररी रिलीफ मिला है उस पेशेंट को। अभी जैसे ही उन्होंने स्टोन हटा दिया, पेशेंट थोड़े वक्त के लिए ठीक है, बट वापस से उसकी चाहे वो हैबिट्स हो सकती हैं, चाहे उसकी बॉडी की टेंडेंसी हो सकती है, उसके कारण उसकी बॉडी में फिर से स्टोन बनेगा और उसे फिर से सफरिंग्स होने लगेगी। इसमें हमें एक और ये चीज ड्रॉबैक देखने मिली है कि जितना ज्यादा एडवांसमेंट होगी, जितने ज्यादा स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा महंगा ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये कॉस्ट को भी इफेक्ट करता है और हर पेशेंट के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो अलग अलग सिस्टम के डॉक्टर के पास जाए और अपनी बॉडी को ठीक कराएं। इसी वजह से सर्जरी को अवॉइड करना, वैक्सीन को अवॉइड करना, हायर मेडिकेशंस को अवॉइड करना जो कि बहुत ज्यादा उसके लिए कॉस्टली जा रहे हैं, उन सबकी कॉस्ट के कारण उसे अवॉइड करता है और नेचुरल और स्पिरिचुअल या दूसरे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साइड वो डाइवर्ट हो जाता है, जो कि उसे क्योर नहीं दिलाता है, सिर्फ मेंटल पीस प्रोवाइड कराते हैं। इन सब चीजों के बाद हमें मेडिकल फील्ड में एक नीड महसूस हुई इंटीग्रल अप्रोच के लिए, कि मेडिसिन में भी एक इंटीग्रल अप्रोच होना चाहिए जहां पर टुकड़ों में नहीं, एज अ होल बात की जाए, जहां पर एज अ होल ट्रीटमेंट दिया जाए। स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें हमने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट देखी है, बहुत ज्यादा न्यू डिजीजेस के बारे में हमने डिस्कवर किया है, उनके प्रिवेंशन के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए। बट स्पेशलाइजेशन भी अगर साथ मिलकर काम करेंगी तो वो एक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हमें यहाँ पर इसी चीज के बारे में बताया गया है, इंटीग्रल अप्रोच, मतलब जहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी मिलकर काम करें। बट वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने भी स्पेशलाइजेशन कर ली वो केवल अपने ही फील्ड तक स्टिक रहते हैं, अपने ही ऑर्गन तक, अपने ही सिस्टम तक वो लिमिटेड रहते हैं। हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स और सारे सिस्टम एक हार्मोनी में काम करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। तो चाहे वो हेल्थ की कंडीशन हो, चाहे वो डिजीज की कंडीशन हो, तो इस कंडीशन में अगर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है तो वो डेफिनेटली दूसरे को भी अफेक्ट करेगा। यहाँ पर यही बताया कि जब हमारी बॉडी साथ मिलकर काम करती है, यहाँ पर कोई भी ऑर्गन सेपरेटली वर्क नहीं कर रहा है, तो इनका ट्रीटमेंट भी सेपरेट नहीं होना चाहिए, इसे मिलकर ही ट्रीट किया जाना चाहिए। जैसे अगर किसी का हार्ट अफेक्ट है तो वो डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद में किडनी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि सर्कुलेशन जो है हमारा किडनी को अफेक्ट करता है। वो कुछ टाइम के बाद में ब्रेन के ऊपर अपने मैनिफेस्टेशन दिखाएगा। तो यहाँ पर ये डिजीज सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट ठीक नहीं करेगा, और अगर कार्डियोलॉजिस्ट से ठीक कर रहा है तो वो सिर्फ उसे रिकवरी दे रहा है या टेम्पररी रिलीफ दे रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर अगर नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट सब अगर मिलकर काम करेंगे तो पेशेंट को क्योर मिलेगा, जो कि इस टाइम पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर स्पेशलाइजेशन वाला सिर्फ अपनी फील्ड तक ही स्टक रहना चाहता है। हमारी बॉडी एक हार्मोनी में काम करती है, सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे किसी को काफी लंबे समय से जीआई डिस्टर्बेंस बना हुआ है, उसके कारण उसकी स्किन में सिम्टम्स आने लगेंगे, उसे शायद रैशेस हो सकते हैं, कुछ इरप्शंस हो सकते हैं, उसके कारण उसे मेंटल डिप्रेशन आ सकता है। और लंबे समय से अगर जीआई डिस्टर्बेंस है तो उसमें क्रॉनिक फटीग देखने के लिए मिल सकता है। एक और एग्जांपल हम इसका देखते हैं, जैसे मेंटल स्ट्रेस। अब ये बीमारी तो है केवल ब्रेन की, मेंटली वो स्ट्रेस ले रहा है, बट उसके सिम्टम्स फिजिकली अपीयर हो रहे हैं। जैसे उसे पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम इजीली समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी खुद हार्मोनी में काम करती है, एक ऑर्गन दूसरे पर डेफिनेटली डिपेंडेंट है, साथ में मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की बहुत ज्यादा नीड है, और इसी वजह से ट्रीटमेंट भी होलिस्टिक होना चाहिए, जहां पर माइंड, बॉडी, इंटरनल सिस्टम सब साथ में मिलकर के काम करें। इसके आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।